हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग 12th फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार सा मॉडल सेट लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स के जितने भी टॉप मॉडल प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का मॉडल सेट फर्स्ट। तो जो हमारा आज का जो मॉडल सेट फर्स्ट है, उसका जो पहला प्रश्न है वह है कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जो इक्विवेलेंट लेंस का फोकस होता है वो होता है दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस में दोनों का जोड़, तो हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2f। तो रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा f बाई 2, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा कौन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम है। तो जो ब्रूस्टर का जो नियम है वो होता है म्यू इक्वल टू tan IP। जो ब्रूस्टर का नियम है वो है म्यू इक्वल टू tan IP। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। ब्रूस्टर का नियम यही है, म्यू इक्वल टू tan IP, ब्रूस्टर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है या न्यूनतम होता है। तो यह आंसर है हमारा गामा किरण। गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे न्यूनतम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो जो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह होती है अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक उत्तल लेंस के उत्तरार्ध को काला रंग से रंग दिया गया है, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का क्या होगा। तो ये उत्तल लेंस को अगर उत्तरार्ध माने ऊपर वाला हिस्सा को काला रंग से रंग दिया जाएगा तो जो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले बात जान लीजिए कि प्रतिबिंब है जो वो पूरा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब में जो प्रकाश की तीव्रता यानी जो ब्राइटनेस होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वह सी होगा, यानी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ म्यू इक्वल टू 1.5 का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और सेम अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो उसका फोकस दूरी जो हो जाता है वो अनंत हो जाता है और उसकी क्षमता जो हो जाती है वो शून्य हो जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है। तो यह हमेशा शून्य होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का यह प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो यह होता है P इक्वल टू VI या फिर I²R या फिर V²/R। यह विद्युत परिपथ के शक्ति का सूत्र है। तो ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित होता है। लेंज का नियम जो संबंधित होता है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है। यह काफी VVI क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जाती है। चल कुंडली धारामापी की जो सुग्राह्यता वह बढ़ाई जाती है। इसका आंसर होगा कुंडली का क्षेत्रफल को बढ़ाकर, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की माप होती है। तो जो कुंडली की स्वप्रेरकत्व की माप होती है वह विद्युतीय जड़त्व की माप होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। तो मुक्त आकाश का जो परावैद्युतांक होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्काई या डाइलेक्ट्रिक, वह होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 64 सामान्य बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराड है। कितनी है? 64 समान, प्रत्येक की धारता है 5 माइक्रोफैराड। मिलकर बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारता क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, घनमूल 64 अगुने एक बूंद का कितना था? 5 माइक्रोफैराड। तो इसका वैल्यू 4 × 5 यानी 4×5 = 20 माइक्रोफैराड इसका सही आंसर होगा, 20 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह 1 कूलम्ब में कितने ESU, यानी 1 कूलम्ब में कितने स्टैट कूलम्ब होते हैं। तो 1 कूलम्ब में जो स्टैट कूलम्ब की संख्या जो होती है वह होती है 3 × 10⁻9। 1 कूलम्ब में कितने स्टैट कूलम्ब होते हैं? 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम्ब होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता यदि शीशे की एक पट्टी को, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो उसकी धारता क्या होगी? तो उसकी धारता हमेशा बढ़ेगी या फिर बढ़ती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह C/3 होगा। क्या होगा? C/3, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकशीलता की बीमा होती है। तो चुंबकशीलता का बीमा या बीमीय सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह है mL/T-2 I-2, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लोहे का परमाणु है। तो लोहे का जो परमाणु होता है वह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। लोहे का जो परमाणु होता है वो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है वह कहता है SI पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। जो हमारा SI यूनिट है उसमें चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, जो हमको बताना है। तो आइए देखते हैं, तो इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, यानी ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। तो जो आयाम मॉडुलन सूचकांक जो होता है उसका मान जो होता है हमेशा वह 0 तथा 1 के बीच होता है। यह परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC में क्या संबंध है। तो I = होगा IB + IC,
इसको याद रखने का ट्रिक है EBC। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही था। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध वह हमेशा क्या होगा, घटता है या घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट कौन सा गेट है। तो जो आपको चित्र में जो गेट दिखाया जा रहा है वह पिक्चर है एंड गेट का। किस गेट का, एंड गेट का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है वह आधारित है केवल नाभिकीय संलयन पर, यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है, इस प्रश्न का ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। तो जो सबसे अधिक आवृत्ति जो होती है वह होती है गामा किरण की। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो यह होती है गामा किरण की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डायोड का उपयोग करते हैं। तो जो डायोड का जो उपयोग करते हैं वह दिष्टकारी के रूप में करते हैं। किसकी तरह, दिष्टकारी। डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी होगा, दिष्टकारी की भांति। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो फोटोन जो होता है वो ऊर्जा का एक पैकेट होता है। फोटोन जो है ऊर्जा का एक पैकेट है, और प्रत्येक पैकेट में E=h न्यू या फिर hc बटा लेमडा एनर्जी होती है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वह डी होगा, hc बटा लेमडा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। किसको, संवेग को व्यक्त करता है। तो जो संवेग को व्यक्त करता है वो ऑप्शन सी है, यानी P=h बटा लेमडा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है, वो प्रयुक्त होता है फोटो डायोड। किसका यूज करते हैं हम लोग, फोटो डायोड को। किसका यूज करते हैं, फोटो डायोड को। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सी सही जवाब होगा। समान स्थिति में दो इलेक्ट्रॉन तथा दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा। तो यह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समान धारिता के एन संधारित्र, समान धारिता के एन संधारित्र को पहले समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ेगा तो हो जाएगा NC। उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो हो जाएगा C बटा N। तो कहता अनुपात, तो C से C कैंसिल, N ऊपर जाएगा तो हो जाएगा N² अनुपात 1, यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय घूर्ण की दिशा होती है। तो चुंबकीय घूर्ण की जो दिशा होती है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय घूर्ण की दिशा को याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका सही है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर। कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो जो कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है वह निर्भर करता है उसके प्रतिरोध पे, यानी इसका ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि है। तो जो ट्रांसफार्मर में जो नियत रहते हैं वह भौतिक राशि है आवृत्ति, यानी ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं चेंज करता है, चाहे वो स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। उसमें वोल्टेज घट बढ़ सकता है लेकिन आवृत्ति सेम टू सेम रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस मॉडल सेट का। मिलते हैं अगले मॉडल सेट के साथ। मैं आशा करता हूं इस मॉडल सेट को आप पढ़कर आगामी होने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।